Good morning, students. In today's class, we are going to discuss about very important factor, that is basic accounting terms. जब हम कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उस बिजनेस में कुछ रेगुलर एक्टिविटीज हमारी ऑपरेट होती है, दैट इज परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन्वेस्टेड कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास में, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वाउचर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन चीजों को हम बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब व्हाट इज द मीनिंग बाय बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स? ऐसी टर्मिनोलॉजीज या ऐसे फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रेगुलरली ऑपरेट करने के लिए एक रेगुलर कंडीशन में, रेकरिंग नेचर में हमारे पास में ऑपरेटेड होते रहते हैं, दैट इज नोन एज ए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर मैं इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के बेस पे लेके चलूं, कि अगर मैं नॉर्मली वे पे चलूं, एक बेसिक डेफिनेशन के बेस पे चलूं कि देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स व्हिच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड, कि कुछ ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स जो है हमारे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस एंटिटी में रेगुलरली या डेली बेसिस पे यूज होते रहते हैं, दैट इज नोन एज ए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। या इसको आगे मैं और लेके चलूं, आगे और एक्सटेंड करूं, दीज टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग इन द अकाउंटिंग। इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स होती है, इनकी कुछ डेफिनेशंस होती है, कोई स्पेसिफाइड वर्ड अपने पास में आता है जिसकी स्पेसिफाइड मीनिंग्स होती है, उनकी डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग वर्ड के अकॉर्डिंग। दीज आर नोन एज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन अगर हम इसको दूसरे वर्ड में भी यूज करें तो आप इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी बोल सकते हैं या बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, एक डिक्शनरी मान लीजिए आप, जब हम कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, कोई बिजनेस एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन आप ऑपरेट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी ये एक डिक्शनरी होती है अकाउंटिंग वर्ड्स की, जो अपने अकाउंटिंग जितने वर्ड्स अपने पास चलेंगे उनके अपने पास में डिक्शनरी अपने पास में मेंटेन हो रही है, दैट इज नोन एज द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इसलिए भी रहता है ये, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे, ठीक है, हम जब रेगुलेटरी बना लेंगे हमारी प्रैक्टिकल सम करने की, तो ये हमारे वर्ड बार बार यूज आएंगे, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, बट इनिशियली स्टेज पे हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसके नोट्स वगैरह मैं आपको अवेलेबल मैं करा चुका हूँ, आप कर सकते हैं उसमें देख के। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर अपन इसको मान रहे हैं, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप ये वीडियोस मेरे देखेंगे तो आप जो नोट्स हैं उनकी कॉपी, जो नोट्स की कॉपी में नोट डाउन आपने जो नोट्स कर रखे हैं उनको आप प्रॉपर्ली देख के चलिए। सबसे पहली चीज, जब हम किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल थ्योरिकल, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, थ्योरिकल बात नहीं कर रहे हैं। आपका एक रूटीन होता है, आप एक रूटीन बेसिस पे वर्क करते हैं, और वो रूटीन बेसिस होता है हमारा ट्रांजैक्शंस, एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस इवेंट्स, कि आप कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैंने तो पहले भी एक चीज आपको बता रखी है, लाइव क्लास वगैरह में, हमारी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती थी उसके अंदर, कि हम दो तरह की जिंदगी जीते हैं बेटा, एक डोमेस्टिक और एक प्रोफेशनल या बिजनेस। डोमेस्टिक जिंदगी, जो डोमेस्टिक लाइफ हमारी होती है, ह्यूमन बीइंग्स की, उनकी कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन जो हमारी बिजनेस लाइफ है या जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें हमें प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करना जरूरी होता है। तो हम उसी चीज को फॉलो करके चल रहे हैं, हम उसी चीज को मान के चल रहे हैं कि सर ठीक है ये चीज चल रही है। तो सबसे पहले जो मेरी बिजनेस की एक रेगुलेरिटी बनती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो रेगुलर एक्टिविटीज है, दैट इज नोन एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो नंबर वन टर्म्स, दैट इज बिजनेस transactions. What is the meaning by business transactions? Business activities. What is the meaning by business transactions? All kind of business activities or all kinds of economic events which will be held to operated any business in a particular financial year, that is known as a business transactions या business activities। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन को, बिजनेस एक्टिविटी को हम जो मेजरमेंट करते हैं, वी मेजर इट इन ए मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स मतलब रुपीस के अंदर,
₹10,000, ₹15,000 और ₹40,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन? एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर मैं यूज करूं इसको, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल और बिजनेस एक्टिविटी टू ऑपरेट एनी बिजनेस इन ए पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसको अदर वर्ड में अगर मैं यूज कर लेती हूं, अगर एक और डेफिनेशन में यूज करूं, इन अदर वर्ड्स ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक्स इवेंट ऑफ द बिजनेस दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि हमें एक चीज अच्छी तरह पता है बेटा, हम बिजनेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, अकाउंटिंग करने का मेन प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग का मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वही चीज मैं मान रहा हूं, मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मुझे एंड ऑफ द ईयर मुझे एक अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करनी है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करके चलना पड़ेगा। तो इट इज नोन एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, बाकी आप मेरे नोट्स आपके पास में है, उसमें आप और क्लियर कर सकते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल वे में अगर मैं चलूं तो सिर्फ ये बोलूंगा, ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच विल बी measurement on monetary terms and should be helpful to operate any kind of business is known as a business transactions. Okay, number 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके बाद का, that is a financial year. ओके, फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज द मीनिंग बाय फाइनेंशियल ईयर? अब फाइनेंशियल ईयर को एक बार अपन डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आपकी लाइफ में लेके जाऊंगा। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी आप 11th क्लास पढ़ रहे हैं। 11th क्लास का जो आपका सेशन ईयर है दैट इज एकेडमिक ईयर। सेशन ईयर बोल लीजिए, चाहे हम इसको एकेडमिक ईयर भी बोल सकते हैं, शैक्षणिक, हिंदी में हम जब इसको यूज करते हैं शैक्षणिक या सेशन, या अपने पास में एकेडमिक ईयर। अब आपका जो एकेडमिक ईयर अभी 11th के लिए चल रहा है अभी प्रेजेंट में, दैट इज 2020-21। आपने जो 10th पास आउट करी है दैट इज कौन से ईयर में पास आउट करी है? 2019 एंड 20। तो हम एक चीज ये भी मानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग बाय फाइनेंशियल ईयर? सच ईयर इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी ऑपरेटेड बाय बिजनेस एंटिटी दैट इज नोन एज ए फाइनेंशियल ईयर। एक ऐसा पर्टिकुलर ईयर जिसमें आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करते हैं दैट इज नोन एज ए फाइनेंशियल ईयर। हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम बिजनेस की जब बात करेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसको एकेडमिक ईयर नहीं बोलेंगे, हम इसको सेशन ईयर नहीं बोलेंगे, इट इज नोन एज ए फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब एक नॉर्मली वे में चलूं, ठीक है, मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया कि आपने बोल दिया कि बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस हम ट्रांजैक्शन जिस पर्टिकुलर ईयर में ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारा वो पर्टिकुलर ईयर हमारे पास होता है फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब इसमें भी एक चीज है बेटा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हम जनरली 2 तरह के फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। नंबर 1 फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। एक फाइनेंशियल जो हम मैक्सिमम समय में इसी को यूज करके चलेंगे, फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च हो गया। और नंबर 2 फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st दिसंबर। ओके, 2 तरह के फाइनेंशियल ईयर है, 1st अप्रैल टू 31st मार्च एंड 1st जनवरी टू 31st दिसंबर। अब एक नॉर्मली चीज है ना, थोड़ा ध्यान से लिसन केयरफुली। फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च, ईयर तो कोई सा भी हो, जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूं 1st अप्रैल 2010, नेचुरली बात है जब ये एंड करेगी दिसंबर में अपना वो साल खत्म, 10 जनवरी फरवरी मार्च, ये करके अपने पास 2011। ओके, तो फ्रॉम 1st अप्रैल से, मतलब अगर अप्रैल से अपना कोई फाइनेंशियल एंड हो रहा है तो ये ईयर भी चेंज करेगा 31st मार्च को।
क्योंकि दिसंबर के बाद में नेक्स्ट ईयर एक नया साल लग गया था, 20 के बाद में 21 आ गया, दैट इज 2010 टू 2011। दैट मीन्स मैं इस पर्टिकुलर ईयर को एक शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया, आप लोगों का जो सेशन ईयर चल रहा है दैट इज 11 का जो सेशन ईयर है दैट इज 2020-21 है। तो ऐसे जब मैं बिजनेस इस पर्टिकुलर ईयर में ऑपरेट करूंगा तो मेरा फाइनेंशियल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल ईयर है 2010 to 11, 2010 to 11 it is a financial year. Okay. नंबर 2, अगर मैं जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल वही जनवरी 1 2010 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो रहा है एंड गोइंग टू बी एंड, इसमें ईयर चेंज नहीं होगा, तो जनवरी टू दिसंबर एक फिक्स ईयर हो गया हमारे पास में, इसमें ईयर चेंज नहीं होता है, दैट इज 31 दिसंबर 2010। ओके, दैट मींस ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है शॉर्ट फॉर्म में 2010 चलेगा, फाइनेंशियल ईयर 2010। अब एक तो दोनों में एक सिमिलरिटी देख लीजिए, यहां पे भी अप्रैल टू 31 अगर मैं मार्च जाऊंगा, एक फॉर्म मैंने फाइनेंशियल ईयर की क्या मानी है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और दूसरा फॉर्म मैंने क्या माना है फ्रॉम 1 जनवरी से अपने पास कहां के पे आ गया अपन 31 दिसंबर। ठीक है, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी क्या है, ये भी 12 मंथ है, क्या काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 12 मंथ। और यहां पे भी अगर मैं कर रहा हूं तो जनवरी टू दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज 12 मंथ। ओके, ये सिमिलरिटी होगी। तो हम एक नॉर्मली वे में क्या मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा कोई बिजनेस रनिंग नेचर का है दैट इज ए कंटिन्यूइंग नेचर, अगर रनिंग नेचर है कंटिन्यूइंग नेचर का हमारा बिजनेस अगर चलेगा तो फाइनेंशियल ईयर है 12 मंथ, 12 महीने का फाइनेंशियल होता है मैक्सिमम, 12 महीने से 12 मंथ से कम हमारा फाइनेंशियल फिर भी आ सकता है, बट 12 मंथ कभी भी 12 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि रीजन है इसका बेटा, क्योंकि हर साल में हमारे पास में मंथ कितने आते हैं, 12 मंथ ही आते हैं, एवरी ईयर है 12 मंथ, तो 12 मंथ से ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर हमारे पास में जनरली नहीं चलता है, उससे कम जरूर आ सकता है। वो कैसे होगा, मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं। रनिंग नेचर के बिजनेस में मैंने अभी भी बात करी बेटा, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो रेकरिंग नेचर में 12 मंथ ही लाया करेगा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च और फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बट इन केस ऑफ न्यूली बिजनेस स्टार्टेड, जब आप कोई नया बिजनेस अपना स्टार्ट करके कर रहे हैं तो बेटा ऐसी कंडीशन में न्यू बिजनेस स्टार्टिंग की कंडीशन में इट इज नॉट ए कंपल्सरी इन अ फर्स्ट ईयर या स्टार्टिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है 12 मंथ, उससे कम भी आ सकता है। एक एग्जांपल अपने पास है, जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट ईयर 2010-11 में मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और मेरे जो बिजनेस स्टार्ट करने की डेट है, बिजनेस जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 1 जुलाई 2010। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं हम, मुहूर्त देख के काम करते हैं, सारे नक्षत्र देख के काम करते हैं, हम सारे राहु केतु को देख के काम करते हैं, पंडित जी से आप मुहूर्त पूछ के काम करोगे बेटा, दैट्स ऑल। तो हम उसी चीज को फॉलो करके चल रहे हैं कि हमने ये माना कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमने उस कंडीशन में अपने नए बिजनेस को जो स्टार्ट करें उसकी डेट कर दी है 1 जुलाई 2010। ओके, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल हमारा जो फाइनेंशियल जो एंड होना चाहिए वो फिक्स डेट पे होगा, दैट इज 31 मार्च और 31 दिसंबर। अब मैं एक चीज एग्जांपल लूं कि मेरा फाइनेंशियल जो एंड हो रहा है, स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई 2010 और गोइंग टू बी एंड ऑन 31 मार्च 2011, ये इसमें भी ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट ईयर है दैट इज द स्टार्टिंग ईयर या इनिशियली ईयर ऑफ द बिजनेस इज नॉट हैव 12 मंथ, 12 मंथ लाई नहीं करेगा। कितने मंथ लाएगा काउंट कर लीजिए, जुलाई 1, जुलाई भी आएगा, फर्स्ट डेट कंसिडर में आएगी,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हाउ मेनी मंथ? दैट इज ए 9 मंथ. तो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग ईयर है, वो हमारा कितने मंथ का फाइनेंशियल लाई करके चल रहा है? 9 मंथ का. क्लियर है? नंबर 2, अब इसी को मैं इसमें भी ले लूं, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. ये पूरे 12 महीने लाई करें, लेकिन मैं इसमें भी कंडीशन मानता हूं, इन केस मैंने जो अपना पार्टनरशिप जो फॉर्म स्टार्ट करी है, वो पार्टनरशिप फॉर्म मैंने जो स्टार्ट करी है वो एक ऑड डेट में स्टार्ट करी है. ऑड डेट मतलब फर्स्ट डेट को स्टार्ट नहीं करें, मैं 15 को स्टार्ट कर रहा हूं. दैट मीन्स मेरा जो बिजनेस स्टार्टिंग डेट है दैट इज 15 अप्रैल. 15 अप्रैल को अपन स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, लेकिन गोइंग टू बी एंड ऑन 31 दिसंबर. तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो पूरे 12 महीने लाइन करें, काउंट कर लीजिए. जैसे अप्रैल 15 हम एक नॉर्मल बात मानते हैं बेटा कि पर्टिकुलर हर महीने की लास्ट डेट 31 से 30 है. फर्स्ट डेट 1 तारीख है, अपने पास फर्स्ट डेट है, और मिडिल डेट हम नॉर्मली 15 मानते हैं. तो अप्रैल के मंथ को जनरली मैं इसको मान लूंगा हाफ मंथ. 15 से 16 से अपना बिजनेस 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल मंथ में हमारा पूरा मंथ तो लाए हुआ नहीं, तो उसको हम ले लेंगे 0.5 या हाफ मंथ. ओके. अब अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो 8 मंथ तो कंप्लीट हो गए. 8.5 मंथ और 8:1/2 मंथ भी आपको. तो कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, इट इज नॉट ए कंपल्सरी. ये कोई जरूरी नहीं कि हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग ईयर में हमारा बिजनेस जो है वो पूरे 12 मंथ ही लाई करे. हाँ, रनिंग नेचर का बिजनेस मेरा हो गया है. कंटिन्यूइंग नेचर में अगर मेरा बिजनेस चलेगा तो 12 मंथ हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूइंग चल रहा है. अप्रैल टू 31 मार्च, जनवरी टू 31 दिसंबर. बट फर्स्ट ईयर न्यूली स्टार्टेड ईयर हमारा बिजनेस का है, तो उसमें 12 मंथ नहीं होता है. ओके. तो दैट इज ए नोन एज अ फाइनेंशियल ईयर, कि बिजनेस एक्टिविटीज या हम जिस पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस जिस पर्टिकुलर ईयर में करेंगे, दैट इज नोन एज ए फाइनेंशियल ईयर. ओके. सेकंड पॉइंट. नंबर 3rd पॉइंट, that is a event. What is the meaning by event? एक नॉर्मल वे में रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. इवेंट का मतलब हमने मान लिया कि जब आप कोई बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने में जो आपका रिजल्ट आ रहा है दैट इज नोन एज ए इवेंट. कि आपने जब किसी बिजनेस को ऑपरेट करा तो आपका क्या इवेंट आया, क्या रिजल्ट आया, दैट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस. तो व्हाट इज द मीनिंग बाय इवेंट? रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज नोन एज इवेंट. कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस थे उसका जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज नोन एज ए इवेंट. गुड्स परचेज करा, सर मेरे पास गुड्स आया और मैंने पैसा दिया, ये मेरा एक इवेंट हो गया. सर मैंने गुड्स सोल्ड करा, गुड्स मेरे पास से गया, मेरे पास में पैसे आए, दैट इज नोन एज इवेंट. मैंने स्टाफ की सैलरी पे करी, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, मैंने उसके बिहाफ पे अमाउंट पेमेंट करा, दैट इज नोन एज ए इवेंट. तो इवेंट का मतलब क्या हो गया? ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट निकलना कि उस ट्रांजैक्शन से आपने क्या समराइजिंग करी है, क्या आपके पास में मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट इज नोन एज ए इवेंट. ओके. ये हो गया हमारे पास में 3rd पॉइंट. अब फाइनल, लास्ट एंड फाइनल जो आज का पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, रमेश अकाउंट, सतीश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज अकाउंट. तो अकाउंट का मतलब क्या होगा? जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं और उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सेपरेट अकाउंट, सेपरेट नाम से उसको शो ऑफ करते हैं, दैट इज नोन एज ए अकाउंट. ठीक है. अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से बोल देता हूं, दैट इज
एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन और एन आइटम। पर्सन से रिलेटेड हो, जैसे मैंने बोल दिया राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, रमेश अकाउंट, सतीश अकाउंट, और आइटम मतलब जो आर्टिकल्स वगैरह है, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। इन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग वी कीप द सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। हर तरह के जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं उन सब इवेंट्स का आपको अलग अलग अकाउंट ओपन करना, चाहे वो हमारे लिए एसेट्स हैं, चाहे वो हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे आपकी वो इनकम है, चाहे वो आपका एक्सपेंस हो। ओके चले, ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। सारे अकाउंट्स, ये प्रैक्टिकल फॉर्मेट है अपना, सारे अकाउंट हमारे दो साइड में डिवाइड होंगे। वन साइड इज ए डेबिट साइड एंड अदर साइड इज ए क्रेडिट साइड। ये जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे बेटा उसमें आपको और अच्छी तरह से हम बताएंगे। अकाउंटेंसी में केवल दो ही साइड होती है, वन इज अ डेबिट साइड एंड अदर वन इज अ क्रेडिट साइड। ओके, तो आज की क्लास यहीं और अब होने जा रही है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने क्लियर करें, 4 पॉइंट हमारे आज के क्लियर हुए हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ईयर, इवेंट एंड अकाउंट। इसके नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, इसको जब भी आप मेरे वीडियोस वगैरह देखिए अपनी नोट्स को भी ओपन रखिए। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमारे लिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो आपके प्रैक्टिकली काम आके चलेंगे। आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, बी सेफ at home and do your study in regular basis.